नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा। यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक। बालक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत चलती है। शिशुवावस्था की सामान्य आयु क्या मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाए? 5 से 6 वर्ष तक, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक को माना जाता है। बाल्यावस्था की सामान्य आयु अवधि क्या है? तो 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था की सामान्य आयु क्या मानी जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष। खिलौनों की आयु खिलौनों की आयु किस अवस्था में कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। गिरोह की अवस्था गिरोह की अवस्था किस आयु को कहते हैं? तो उत्तर बाल्य अवस्था 8 से 12 वर्ष को। किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा था? एस्टेनले हॉल ने कहा था। शारीरिक विकास का प्रमुख क्षेत्र क्या है? स्नान युवमंडल, मांसपेशियां और अंतःस्रावित ग्रंथि, ये सब है शारीरिक विकास का प्रमुख अंग। संवेदनात्मक विकास में सर्वाधिक उथल पुथल किस अवस्था में होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में सबसे ज्यादा संवेगात्मक विकास की उथल पुथल होते हैं। बाल विकास का तात्पर्य बालक में सर्वांगीण सर्वांगीण विकास से है, यह अवधारणा किसने दी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक बाल मनोविज्ञान ने। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो किशोरावस्था को माना जाता है। भाषा विकास का प्रारंभिक चरण क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रन, कर्नद का या रोना भाषा विकास का सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। बच्चे सब रोता है तब। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे प्रबल होती है? तो बाल्य अवस्था में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका था? बेलेटाइन का। शारीरिक विकास की गति शारीरिक विकास की गति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? सबसे ज्यादा किस में होता है? शेषवावस्था में होता है। किस अवस्था में बालक में स्वप्रेम की भावना प्रबल होती है? तो शेषवावस्था में होता है। स्वप्रेम, खुद से प्रेम। बालक में सामाजिक विकास की प्रथम सीढ़ी क्या है? उनका परिवार होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उनका परिवार। अभिव्यक्ति क्षमता क्षमता का विकास मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो भाषा के विकास से संबंधित है। नायक पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो किशोरावस्था की सब विशेषता है ये नायक पूजा। सृजनात्मक सृजनात्मक क्या मुख्य अर्थ क्या है? नवीन विचार या वस्तुओं का निर्माण करना सृजनात्मक मुख्य का अर्थ होता है। सृजनात्मक का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार की चिंतन है? अपसारी चिंतन है से है। सृजनात्मक बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो मौलिकता, प्रवाह और लचीलापन होता है। बालकों के विकास पर मुख्य रूप से किन दो कारकों पर प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रमण और वातावरण का। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा था? आर एस वुड्स वर्थ ने कहा था। वंशानुक्रम का मूल इकाई क्या है? जीन होता है।
वंशानुक्रम माता-पिता से संतान को कैसे प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह कथन किसका था? रूथ बेनेडिक्स का था। बच्चे के विकास में परिवार किस प्रकार का साधन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का साधन। बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो परिवार को माना जाता है। बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होते हैं? उसकी माता जो होता है प्रथम शिक्षिका होता है। विद्यालय और समाज बालक के विकास में के कैसे कारक हैं? तो वातावरणीय विकास है। जन संचार माध्यम बालक के किस प्रकार के सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बालक किस अवस्था में बनता है? तो किशोरावस्था में समवयस्क समूह बनता है। सक्रिय सदस्य वो बालक में उपस्थित बनता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। जुड़वा जुड़वा बच्चों का अध्ययन करके वंशानुक्रम का महत्व किसने सिद्ध किया था? तो गाल्टन और मेडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल किसका जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किस पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। सृजनात्मक परीक्षण के लिए भारत के कौन से प्रसिद्ध है? भारत में कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाकर, मेहदी और पासी। सृजनात्मक क्षमता को विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्वतंत्र चिंतन के अवसर देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र चिंतन देने की अवसर देना चाहिए। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए जिससे विकास बेहतर हो? प्रजातांत्रिक और भय मुक्त होना चाहिए। अधिगम का अर्थ क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर और सहसंबंधन की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? B.F. स्किनर ने कहा। आदतों और ज्ञान की अभिवृत्ति का अर्जन की अधिगम है, यह कथन किसका था? क्रो क्रो एवं क्रो का। अधिगम के प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का कारण क्या है? अभिप्रेरणा और परिपक्वता। अधिगमन के मुख्य नियम किससे प्रतिपादित किए थे? तो E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो 3 दिए हैं। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता का नियम क्या बताता है? यह सीखने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है और जल्दी सीखता है। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम कौन से हैं? उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। संतोष और असंतोष का संबंध थॉर्नडाइक के किस नियम से है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाव के नियम से। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत अधिगम किस नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव के नियम पर। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गुण दिए थे? तो ये 5 दिए थे। कक्षा में किसी नए पाठ को शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान को जोड़ना किस नियम पर आधारित है? तो ये सादृश्य के गौण नियम पर है।
घोड़े के घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह किस नियम का उदाहरण है? तात्पर्य का नियम, तात्परता का नियम, तत्परता के नियम। करके सीखना अधिगम कैसे विधि है? सबसे प्रभावशाली विधि है। अनुकरण, अनुकरण द्वारा सीखने की किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो शिशुवावस्था की। अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन सा है? तो कक्षा और भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। थकान का अधिगम पर कैसे प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रभाव, सीखने की गति धीमी हो जाती है। अधिगम की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो समस्या समाधान और प्रोजेक्ट विधि जो है ये माना जाता है। थॉर्नडाइक का नियम शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? ये अभ्यास, तत्परता और प्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करते हैं, इसलिए शिक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुअनुक्रिया का नियम किसने दिया था? किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। यह एक गौण नियम है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सबसे अधिगम थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का या संबंधवाद। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पावलोव ने दिया था। इवान पावलोव ने दिया था। पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक और उद्दीपक क्या है? भोजन है। पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज। बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था। स्किनर ने अपना प्रयोग मुख्य रूप से किन पर किए थे? तो ये चूहे और कबूतर पे किए थे। स्किनर के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आर्यस सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन पर। पूर्वलंबन पर सबसे अधिक जोर किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो B.F. स्किनर ने दिया था। अभिकर्मित अनुदेशन का किस सिद्धांत पर आधारित है? स्किनर के क्रिया और प्रसूत अनुबंधन पर। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोलहर और कोफका और वर्दीमर ने। कोलहर ने अपना सूझ सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो सुल्तान नामक चैंपियंजी पर। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? समग्रता, समग्रता या पूर्ण आकार होता। सूझ का सिद्धांत शिक्षण के लिए किस सूत्र पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की कितने अवस्था होते हैं? 4 अवस्था होते हैं। पियाजे के संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? जन्म से 2 वर्ष। वस्तु अस्थायित्व का गुण वस्तु अस्तित्व का गुण पियाजे के किस अवस्था में आते हैं? तो संवेदी गामक अवस्था में। पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था
की आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष। प्याजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो 7 से 11 वर्ष। तार्किक चिंतन का प्रारंभ प्याजे की किस अवस्था में होता है? तो मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था में। प्याजे की अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 11 से 15 वर्ष। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके। जेड पी डब्ल्यू जेड जोन ऑफ प्रोमिक्सिमल डेवलपमेंट का समीपस्थ विकास का क्षेत्र का अवधारण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की ने। एस्केफोल्डिंग एस्केफोल्डिंग या मचान या फाड़। एस्केफोल्डिंग मतलब क्या? मचान जो होता है, का अर्थ क्या है? सीखने का आवश्यकों द्वारा दी जाने वाली अवस्था अस्थायी सहायता। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य अंतर क्या है? तो पियाजे के विकास को पहले मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की अधिगम और समाज को मानते हैं। सीखने का चक्र क्या है? सीखने की मात्रा और गति और उन्नति को दर्शाने वाले रेखा चित्र को। जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसे क्या कह उससे उसे कौन सा चक्र कहते हैं? कौन सा वक्र कहते हैं? तो सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जब प्रारंभ में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाए तो कौन सा वक्र बनता है? उन्नतोत्तर वक्र बनता है। जब आरंभ में गति धीमी और बाद में तेज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? नतोदर वक्र वो कहते हैं। मिश्रित वक्र किन वक्रों का मिश्रण होता है? तो उन्नतोदर और नतोदर वक्र का। सीखने का पठार का अर्थ क्या है? जब सीखने की गति कोई वृद्धि या उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं सीखने का पठार, रुकावट। सीखने के पठार का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? थकान, रुचि में कमी, ध्यान न देना, गलत शिक्षण विधि। सीखने के पठार का निराकरण कैसे किया जा सकता है? विश्राम देकर, प्रेरणा बढ़ाकर, शिक्षण विधि बदलकर। क्या सीखने का पठार अधिगम प्रक्रिया में हमेशा अस्थायी होता है? नहीं, यह अस्थायी होता है। स्किनर के अनुसार सीखने की वक्र किसका सूचक है? अधिगम की प्रगति का। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा और आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए अब एक से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। शिक्षण का उद्देश्य यही है। संप्रेषण संप्रेषण या कम्युनिकेशन किस भाषा किस भाषा के शब्द से है? तो ये कम्यू शब्द जो है किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है। एक प्रभावी संप्रेषण कैसे होना चाहिए? द्विमार्गी होना चाहिए, द्विमार्गी और अस्पष्ट होना चाहिए। शिक्षण के मुख्य ध्रुव कौन से हैं? शिक्षण, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस और क्या है? जॉन डीवी के अनुसार क्या होना चाहिए? शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होना चाहिए।
ज्ञात और अज्ञात की ओर शिक्षण शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या है? बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर उसे नए ज्ञान देना होता है। मूर्त और अमूर्त की ओर सूत्र का मुख्य रूप किन कक्षाओं में होता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में होता है। ठोस अवस्था की कल्पना की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है? सरल से कठिन की ओर सूत्र सरल की कठिन की ओर सूत्र का क्या लाभ है? इनमें छात्रों में आत्मविश्वास और विषय की प्रति रुचि में बढ़ती है। पूर्व पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है? तो ये गेल गेस्टाल्ट वार्ड के ऊपर है। विश्व विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र का क्या किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले विषय वस्तु को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं। आगमन विधि में शिक्षण का कर्म क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन निगमन विधि में शिक्षण का क्रम क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। किंडरगार्टन शिक्षण विधि का जनक कौन है? तो फ्रेडरिक फोल फोर्ड फोर्डवेल ने है। किंडरगार्टन शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा होता है। प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता कौन है? W.H. किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? यह प्रयोजनवाद पर आधारित है। मोंटेसरी मोंटेसरी विधि का जनक मारिस मोंटेसरी किस देश के थी? तो इटली की थी। मोंटेसरी विधि मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए विकसित की गई है? तो ये मंद बुद्धि और छोटे बच्चे के लिए 3 से 7 वर्ष बच्चों के लिए किया गया है। डाल्टन विधि का प्रतिपादन कौन है? हेलेन प्रखट है प्रखट है। अन्वेषण विधि का जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ। खेल विधि का प्रणेता किसे माना जाता है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? तो D.W. एलन ने किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र अध्यापक में शिक्षण और कौशल का विकास करना। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल समयावधि कितनी निर्धारित है? 36 मिनट निर्धारित की गई है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद क्या होता है? तो पाठ्य योजना निर्माण होता है। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना। प्रस्तावना कौशल का अंतिम प्रश्न कैसे होना चाहिए? तो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। समस्यात्मक होना चाहिए। पूर्ण बल वलन पूर्ण बलन कौशल क्यों प्रयोग किया जाता है?
छात्रों के उत्साह और भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाता है। श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय शिक्षक को किस कोण पर खड़ा होना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर। शिक्षण की नवीन विधाओं विद्या शिक्षण के नवीन विद्याओं के सहगामी अधिगम क्या है? छोटे बच्चे के समूह में एक दूसरे को सहायता से सीखना। छोटे बच्चे के समूह में एक दूसरे की सहायता से सीखना, ये क्या है? सहगामी अधिगम। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ नियमित विद्यालय में पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए शिक्षा और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। विशिष्ट शिक्षा में समावेशी शिक्षा कैसे भिन्न है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा में विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाया जाता है, जबकि समावेशी में एक ही साथ पढ़ाया जाता है। अपवांछित वर्ग के बालकों में कौन शामिल होते हैं? जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा से दूर रहे हों, उसको शामिल किया जाता है अपवांछित वर्ग में। अपवांछित वर्ग में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्कूल में क्या आवश्यक है? रैंप रैंप व्हीलचेयर और बाधा रहित वातावरण, ये सब जरूरत है। दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? ब्रेल लिपि और श्रव्य सामग्री। ऑडियो एडियो मतलब बोलने वाले। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु पर आधारित होते हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? इससे सही आंसर क्या होगा? सांकेतिक भाषा और ओट्स पठन होता है। प्रतिभाशाली बच्चों में बुद्धि लंबित टर्मन का अनुसार कितनी होती हैं? 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कैसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए? तो समृद्ध पाठ्यक्रम और चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए। डेलेक्सिया डिलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? तो पढ़ने की अक्षमता से। डिसग्राफी डिसग्राफी का संबंध किस अधिगम को अक्षमता से है? तो लेखन की अक्षमता से। डिस्केलकुलिया कितने प्रकार के विकार हैं? तो यह गणितीय गणना संबंधित अक्षमता विकार के प्रकार है। डिस्फेजिया क्या है? तो भाषा और वाक्य संबंधित विकार है। समावेशी शिक्षा में टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे होना चाहिए? बहुसंवेदी, दृश्य, श्रव्य और स्पर्शनीय होना चाहिए। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को अपने समस्या का स्वयं समाधान करने का योग्य बनाना। परामर्श की विकृति कैसी होती है? यह एक व्यक्तिगत आमने सामने की प्रक्रिया है। निर्देशन का मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? निर्देशन
रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, शैक्षणिक, व्यावसायिक और वैश्विक। मनोवैज्ञान विज्ञानशाला मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान विज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना कब और किसकी सिफारिश पर हुआ था? यह 1947 में हुआ था और आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर हुआ था। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र किस स्तर पर कार्य करता है? तो मंडल के स्तर पर कार्य करते हैं। DIET का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हिंदी में क्या होता है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट डाइट DIET की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। DIET का मुख्य कार्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अकादमिक सहयोग और मार्गदर्शन करना। EVEC विलेज एजुकेशन कम्युनिटी ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम का प्रधान होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का अभिभावक का प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो 75% होता है, जिसमें महिला 50% अनिवार्य होता है। NGO का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैर सरकारी सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो लचीलेपन के साथ उनके व्यक्तिगत क्षमताओं और प्रगति के आधार पर। बाल अधिगम के निर्देशन और परामर्श क्या महत्व है? तो बच्चों की मानसिक और उलझनों को दूर कर उन्हें सही दिशा दिखाना। औपचारिक औपचारिकात्मक शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है? तो बच्चों की अधिगम त्रुटियों को जानकर उनका निवारण करना। बच्चे विद्यालय में क्यों असफल होते हैं? क्योंकि विद्यालय में शिक्षण पद्धति उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुकूल नहीं होते हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में फेल हो जाते हैं तो यह किसकी विफलता दर्शाता है? पूरी कक्षा व्यवस्था को विफलता को दर्शाते हैं। बच्चे सबसे बेहतर कैसे सीखते हैं? स्वयं करके और सक्रिय भागीदारी से। अधिगम और एक सामाजिक गतिविधि है, यह किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? लैव वाइगोत्स्की का वाइगोत्स्की का। बच्चों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे विकसित करें? उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और अन्वेषण करने की अवसर देकर। वैज्ञानिक अन्वेषक रूप में बच्चों का अर्थ क्या है? बच्चा अपने परिवेश के बारे में सक्रिय रूप से परिकल्पना बनाता है और परीक्षण करता है, यह पियाजे के अनुसार। बालकों की वैकल्पिक संकल्पनाओं को शिक्षक के कैसे देखना चाहिए? बच्चों की भोली और सहज समझ के रूप में उसे संवाद द्वारा पूरे सुधारा जा सकता है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि क्या दर्शाता है? यह बताते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और अधिगम की महत्वपूर्ण हिस्सा।
यदि बच्चा कोई गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डाँटने की बजाय गलती का कारण जानकर मार्गदर्शन करना चाहिए। संज्ञान का क्या अर्थ है? मानसिक प्रक्रिया जैसे जानना, समझना और चिंतन करना, स्मरण करना। संज्ञान और संवेग आपस में कैसे संबंधित हैं? एक दूसरे के गुथे हुए हैं। भय, क्रोध और प्रेम क्या है? एक संवेग है। सकारात्मक संवेग जैसे खुशी, उत्सुकता का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सीखने की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाता है। अत्यधिक तनाव और चिंता का परीक्षा प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये प्रदर्शन बिगड़ जाता है। अभिप्रा अभिप्रेरणा क्या है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य के प्रारंभ करने और जारी रखने की शक्ति को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा का अधिगम अधिगम क्या कहा गया? अधिगम का स्वर्ग पथ या राजमार्ग किसके आना? B.F. स्किनर के द्वारा। अभिप्रेरणा के दो मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। जब बच्चा किसी कार्य को अपने रुचि और आनंद के लिए करता है तो वह कौन-सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। पुरस्कार, दंड और प्रशंसा किस प्रकार का अभिप्रेरणा है का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा का। अधिगम के लिए सबसे अच्छी अभिप्रेरणा कौन सी मानी जाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा माने जाते हैं। अधिगम के योगदान देने के वाले एक निजी कारक कौन से हैं? बच्चे की आयु वृद्धि और स्वास्थ्य, रुचि के परिपक्वता। अधिगम में योगदान देने वाले पर्यावरणीकरण कारक कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार, विद्यालय का माहौल, समाज और शिक्षक का व्यवहार। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कर्मियों का पता लगाना। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया के दौरान। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक सत्र और टर्म के अंत में, जैसे परीक्षा वार्षिक वार्षिक परीक्षा जो होता है। एक अच्छे परीक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? वैधता और विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो गीजू भाई बधेका को माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका कैसी होती है? एक मार्गदर्शक, मित्र और सुविधादाता की। प्रगतिशील शिक्षा के प्रणेता कौन है? तो जॉन डीवी है। जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या माना है? तो समाज का एक लघु रूप माना है। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा में विभिन्नता को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? एक साधन के रूप में। सार्थक अधिगम कब होता है? जब नया ज्ञान बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों को से जोड़ता है। रट कर याद करना दो का एनसीएफ 2005 में क्या स्थान है?
इसे पूरी तरह हाथों हतोत्साहित किया गया है। स्मृति और विस्मृति में क्या संबंध है? सीखी गई बात को याद रखना स्मृति है और भूल जाना विस्मृति है। एबिंगहॉस का संबंध किस क्षेत्र से अध्ययन से है? तो विस्मृति का अध्ययन से। ध्य- ध्यान और रुचि में क्या संबंध है? दोनों एक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैकडूगल के अनुसार चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया है। अधिगम और स्थानांतरण का अर्थ क्या है? एक परिस्थिति एक परिस्थिति में देखे सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करके। दोस्तों, इसी के साथ 200 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप इसे अच्छी तरीके से देखिएगा और तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा यदि आपको अच्छा लगे हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।